तो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल गैराज। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई स्पेसिफिकेशंस वगैरह या किसी बाइक की डिटेल्स नहीं देने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी R15S V3 के साथ। इस बाइक को लिए हुए मुझे 4 साल हो चुके हैं और मैं इस बाइक को 32,000 किलोमीटर प्लस चला भी चुका हूँ। तो आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ ना, इसके सारे के सारे प्रॉस कॉन्स, जितना भी मेरा 4 साल का इसके साथ फीडबैक रहा है, ये वीडियो मेरे इस चैनल की सबसे ऑनेस्ट वीडियो होने वाली है और सबसे बेस्ट वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा। जैसे कि मेरे को 4 साल में इसमें कितना मेंटेनेंस में मेरे को खर्चा आया है, मेरे को इस पे 4 साल में इसका फीडबैक कैसा रहा है, इसका सर्विस एक्सपीरियंस मेरे को कैसा रहा है। प्लान कर रहे हो इस साल R15V3S लेने का, तो मेरे को आपको क्या R15V3S की तरफ जाना चाहिए या आपको अपग्रेड करना चाहिए कोई और मॉडल की तरफ। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तो मेरा जो मेन मोटिव था इस बाइक को लेने का वो था स्पोर्टी नेचर, साथ में माइलेज, साथ में इंजन जो है वो थोड़ा रिफाइंड हो। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको सोचकर मैंने इस बाइक की तरफ में गया था। वैसे आप सभी को पता है, आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, पुराने ओनरशिप देखी है, तो मैंने बोला है कि भाई मैं गया था MT15 लेने, बट एट द एंड मुझे कहीं ना कहीं ये बाइक बहुत ज़्यादा लुक वाइज पसंद हुई। और नो डाउट अगर मैं आज भी बात करूँ ना, तो इसके जैसे लुक्स भाई अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि R15 इंडस्ट्री में या यामाहा की इंडस्ट्री में कहीं पे भी आए हैं। तो आज भी ये बाइक जो है लुक के मामले में, रोड प्रेजेंस के मामले में बहुत बेस्ट बाइक कहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस बाइक को चला चुका हूँ 32,000+ किलोमीटर, जिसमें मैंने इसको सिटी में भी राइड करा है। सिटी में मतलब दिल्ली जैसे शहर में जो जहाँ पर इतना ट्रैफिक होता है, मैंने वहाँ पर इसको राइड करा है। साथ में मैं अगर बात करूँ, मैंने इसको हाईवे राइड्स भी करी है, मैंने बहुत सारे टूर कर चुका हूँ इस बाइक पे। तो मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है यार एक स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद 155cc इंजन की यार सर्विस जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, और इसकी मेंटेनेंस ओवरऑल अगर हम मेंटेनेंस देखें तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है हर महीने। मतलब ये लगता है लोगों को कि यार ये कम से कम 5,000 का खर्चा तो आराम से करवाएगी करवाएगी, बट ऐसा नहीं है। मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये बाइक लेते हो यामाहा R15V3 या यामाहा का कोई भी मॉडल लेते हो, तो आपको अभी तक कोई भी मतलब मेंटेनेंस की दिक्कत तो नहीं आने वाली, अनटिल और अनलेस अगर आप टाइम टू टाइम इसकी सर्विस नहीं करवा रहे हो। तो अगर आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो, जैसे कि कंपनी क्लेम करती है, कंपनी बोलती है हर 4,000 किलोमीटर के बाद आप इसकी सर्विस करवा दो, और दूसरा या फिर 3 से 4 महीने के बाद आप इसकी सर्विस करवा सकते हो। इन दोनों में से जो भी फैक्टर पहले आ जाए आप उसके बेसिस पे इसकी सर्विस करवा सकते हो। तो अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो तो नो डाउट आपका कोई मेजर इश्यू कभी नहीं आएगा। बट कोई ना कोई ऐसी सर्विस जरूर होती है जिसमें ना कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो चेंज कराने ही पड़ते हैं। लाइक जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, ब्रेक पैड्स चेंज करवाने ही पड़ेंगे। आप हर 10,000 किलोमीटर के बाद आपको ब्रेक पैड्स चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी इस बाइक में। रेयर फिर भी इतना ज्यादा नहीं घिसता, लेकिन फ्रंट वाला जो है ना वो ज्यादा घिसता है, क्योंकि फ्रंट ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो इस बाइक पे अगर आप स्टॉक की मैं बात करूं तो 10,000 किलोमीटर के बाद आपको ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़ेंगे। और इस बाइक की ना मैंने मेजर सर्विस करवाई थी। मेजर सर्विस मैंने जो सर्विस करवाई है वो मैंने कंपनी से भी करवाई है। कंपनी से मैं तब करवाता था जब इसकी जो 4 सर्विसेज जो फ्री होती थी और वारंटी वाली जो भी सर्विसेज होती थी वो मैंने करवाई है। लेकिन लास्ट 1 साल से मैं इसकी जो सर्विस करवा रहा हूँ ना वो मैं आफ्टर मार्केट करवा रहा हूँ, मतलब बाहर से करवा रहा हूँ अपने एक ट्रस्टेड मैकेनिक से। तो उसका भी मैं आपको फीडबैक जरूर शेयर करूंगा। उसमें भी ना मेरे को एक थोड़ी सी कमी लगी है। अगर आप आफ्टर मार्केट इसकी सर्विस करवाते हो बाइक की, तो उसकी एक ना मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको उसके बारे में डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं बता दूं मेंटेनेंस के लिए कि आपकी रफली इसका जो बेसिक सर्विस का जो कॉस्ट आएगा वो आपका मान के चलो 1,500-2,000 के अंदर अंदर आपका जो है। ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्लेम कर रहेंगे कमेंट में कि यार ये 2,000 तो आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, हमारी सर्विस तो 1,000 रुपए में हो गई, 1,200 में हो गई। बट अगर आप एक सही अच्छे सर्विस सेंटर पे जाकर प्रॉपर आप इसके जेन्युइन पार्ट्स लोगे,
जेन्युइन इंजन ऑयल डलवाओगे, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब करवाओगे तो 15 से 2,000 का खर्चा तो आएगा ही आएगा। बट इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी होती है जिसमें ना हमारा थोड़ा सा आउट ऑफ बजट भी जा सकता है। जैसा कि जो मैंने इसकी लास्ट सर्विस करवाई थी वो मेरी कम से कम मान के चलो 8,500 मतलब 8,500 रुपए के आसपास पड़ी थी। कि जो सर्विस करवाई थी वो 30,000 किलोमीटर के आसपास करवाई थी, तब मैंने इसकी क्लच प्लेट चेंज करवाई। क्लच प्लेट पे जो मेरा कॉस्ट आया था वो कम से कम 1,500 रुपए की क्लच प्लेट, और बाकी जो लेबर लगा 300 350 वो लगी। तो क्लच प्लेट इसका चेंज हुई थी पूरी की पूरी, क्लच सेट जो होता है इसका वो चेंज हुआ था। उसके अलावा थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई थी उस मेजर सर्विस में। थ्रॉटल बॉडी क्लीन के भी भाई 500 से 600 रुपए कहीं नहीं गए, वो भी आपके रहेंगे ही रहेंगे। और अब तो आपको हर सर्विस में थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवानी ही चाहिए। उसका रीजन क्या है? फ्यूल। भाई जैसा कि आपको पता है मार्केट में E20 फ्यूल आ रहा है, अब हर जगह आपको E20 फ्यूल ही मिलने वाला है। कहीं पे भी आपको नॉर्मल पेट्रोल, अगर नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा भी XP100 वो आपका भाई 120 सॉरी 160 रुपीज का है। 120 तो अपना नॉर्मल पावर वाला है। तो इसलिए आपको हर सर्विस पे थ्रॉटल बॉडी क्लीन भी कराने की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और मैं बताता हूँ, इसमें ना एक पंप फ्यूल पंप फिल्टर होता है। फ्यूल पंप जो होता है ना उसके अंदर फिल्टर लगता है, वो भी अब आपको हो सकता है हर सर्विस में चेंज कराना पड़ेगा। उस पर कोई कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 250 रुपये कॉस्ट वो भी करता है। अ, अब उसमें क्या हुआ था, मेरे साथ इस बाइक में ना एक दिक्कत आ रही थी पिछले 1 साल से, कि मैं इस बाइक को जब चला रहा होता था ना तो ये बहुत मिसिंग करती थी, बहुत जर्क मारती थी। लास्ट ईयर में नैनीताल गया था, नैनीताल से आते वक्त मेरे को बहुत ज्यादा ये इशू फेस होने को मिला। उसके बाद मेरे को रास्ते में मतलब सिटी पे जब मैं ड्राइव करता था तब भी मेरे को ये बहुत ज्यादा इशू फेस करने को मिला था कि ये बाइक मिसिंग मार रही थी, जर्क ले रही थी। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि भाई अब तो ये बंदी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको, मैं गया सर्विस सेंटर, मैं अपने बाहर मैकेनिक वाले के पास नहीं गया, मैं सर्विस सेंटर गया। वहां जाकर मैंने पता करा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसका जो फ्यूल पंप मोटर है ना वो कहीं खराब ना हो गई हो। एक तो E20 पेट्रोल, जिसकी वजह से मैंने वैसे ही बहुत सारी चीजें सुन ली थी, बहुत सारी रील्स देख ली थी कि भाई फ्यूल पंप खराब हो रहा है, लोगों का इंजन खराब हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ना कहीं वही सब चीजें थी। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस बाइक में ना एक आवाज भी आने लगी थी इंजन के हेड से। अब वो अपने आप की जो आवाज है ना वो सही हो गई जैसे ही मैंने वो काम करवाया ना। फ्यूल पंप फिल्टर होता है वो मेरे को चेंज कराना पड़ा। मोटर मेरे को पूरा पंप जो है ना वो चेंज कराने को नहीं पड़ा, लेकिन मैंने वो पंप का प्राइस पूछा था तो उसने मेरे को बोला था कि 6 से 7 हजार रुपए की कॉस्ट पड़ेगी इसकी पूरे की पूरे फ्यूल पंप का जो सिस्टम है, जिसमें थ्रॉटल बॉडी भी आएगी, साथ में फ्यूल पंप मोटर भी आएगा। ये पूरा का पूरा कॉस्ट करेगा 6 हजार रुपये। तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेंटेनेंस फ्रेंडली है, बट अगर आप टाइम टू टाइम चीज़ों को मैनेज करोगे, रिपेयर करते रहोगे, प्रॉपर मेंटेन करोगे, तो आपका इतना ज़्यादा भी खर्चा नहीं आने वाला। क्लच प्लेट यार वो तो आपको चेंज करानी पड़ेगी, जैसे मैंने 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराई। वो तो आपकी राइडिंग के ऊपर है कि भाई आप किस तरीके से राइड कर रहे हो। कोई लोगों की 50,000 किलोमीटर भी चल जाती है क्लच प्लेट, कोई की 15,000 भी चलती है, मेरी जैसे 30,000 चली है। इसके अलावा मेरा जो एक खर्चा और आया था वो टायर का आया था। पिछले साल ही आया था टायर का खर्चा। तो टायर में भी मान लो 10,000 रुपए के मेरे टायर लगे थे। मैंने अपोलो अल्फा H1 डलवाए हुए हैं। पहले जो स्टॉक आते हैं मार्केट से मतलब कंपनी से वो आते हैं, जो स्टॉक टायर्स आते हैं वो आते हैं MRF के जैपर। तो मैंने उसको अपग्रेड करा के मैंने अपोलो अल्फा H1 यूज करा। इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसका फीडबैक बताऊंगा, क्योंकि इस टायर को भी मैं 10,000 किलोमीटर यूज कर चुका हूँ। तो मैं आपको इसका भी एक अच्छा खासा फीडबैक दे सकता हूँ ऑन R15S। एक चीज और जो मैंने चेंज करवाई थी वो थी इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मैं आपको अगर बताऊं तो कॉन्सेप्ट में ना मेरे को मजा नहीं आया, क्योंकि मैंने बाहर से सर्विस करवाई थी। अब कॉन्सेप्ट मैंने चेंज तो करवा लिया, अब उसको सही से लगाना नहीं आया, पता नहीं क्या। ये 1-2 हफ्ते बाद फिर से लूज हो गया था हैंडल, और मैं बार बार इसको टाइट करवा कर दोबारा करा रहा था। अब मेरे को लगता है दोबारा से कॉन्सेप्ट चेंज कराना ही पड़ेगा। तो ये तो था मेंटेनेंस का पॉइंट। एट द एंड अगर कंक्लूड करूं तो अगर आप टाइम टू टाइम इंटरवल पे इसका जो है सर्विस करवाते रहोगे तो एज सच आपको कोई मेजर इश्यू नहीं आएगा। हाँ कोई ना कोई एक आधी सर्विस ऐसी तो होगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें चेंज करानी पड़ेगी, जिसमें आपका कम से कम कॉस्ट 10,000 के अराउंड तो जाएगा ही जाएगा। तो ये तो था मेंटेनेंस। अब अगर मैं बात करूं इसकी परफॉर्मेंस की, तो नो डाउट यार मेरे को अभी तक ना इसमें कोई भी परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ। हाँ वो जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि ये बाइक मिसिंग मार रही थी, जर्क मार रही थी, तो वो उसी की वजह से था। जो फ्यूल पंप फिल्टर था ना वो खराब हो चुका था। वो मैंने 1 साल से मतलब 1 साल से ऊपर ही हो गया होगा वो रिप्लेस नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो दिक्कत आ रही थी।
उसी की वजह से ना मेरे को पावर भी बहुत ज्यादा इसमें ना लैग फील हो रही थी। वो मतलब मजा ही नहीं आ रहा था कि वो R15 चला रहा हूँ मैं, ऐसा फील ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए पावर, उसके बाद अगर मैं उसको हटा दूं, उसको फैक्टर को साइड रख दूं, तो नो डाउट भाई अभी तक इसमें मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि भाई पावर में कहीं ना कहीं फील हुआ है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट कह सकता हूँ कि E20 पेट्रोल की वजह से ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे को पावर में फील तो हुआ था। मतलब जो मैं पहले चला रहा हूँ भाई, मैं 4 साल से R15 चला रहा हूँ, मेरे को पहले जब मैं 4 साल पहले चलाता था तब की पावर और अब की पावर में मैं थोड़ा तो डिफरेंशिएट कर पाता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी पावर जरूर ड्रॉप हुई है, बट वो अभी आपको मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। बट माइलेज, अब अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो मेरे को स्टार्टिंग में जो उसकी माइलेज मिलती थी ना, वो 42 या 45 के अराउंड मिलती थी। मैं अगर सिटी पे राइड कर रहा हूँ तो 42 की माइलेज आ रही है, और अगर मैं हाईवे पे राइड कर रहा हूँ तो 45 की आ रही है। बट अभी अगर मैं इसको राइड करता हूँ ना सिटी में, तो ये मेरे को 38 के आसपास की माइलेज देती है। 38 क्यों? क्योंकि E20 पेट्रोल की वजह से। और मैं बहुत टाइम से यार, मैंने ना पावर पेट्रोल डलवाना इसमें बंद कर दिया था। मैं इसमें नॉर्मल ही पेट्रोल डलवा रहा था, क्योंकि सिटी में ही राइड कर रहा था, हाईवे पे कहीं जा नहीं रहा था। तो सिटी के लिए यार क्या ही मैं पावर डलवाता। तो मैं नॉर्मल जब डलवा रहा था, जिसमें 20% इथेनॉल आता है, उसकी वजह से मेरे को इसमें माइलेज में ड्रॉप मिला। पावर में हल्का फुल्का फर्क दिखा मेरे को, इसमें माइलेज में दिखा। माइलेज मैंने आपको बताई 38 की माइलेज मेरे को सिटी में मिल रही है, और अगर मैं हाईवे पे ढंग से भी चलाऊंगा तो मेरे को लगता है 40 के आसपास की मिलेगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलने वाली। तो माइलेज तो ड्रॉप हुआ है, वो भी इसके इंजन की वजह से नहीं। इंजन परफॉर्मेंस अभी भी बहुत बेस्ट है, नो डाउट। मैंने प्रॉपर मतलब सर्विस सेंटर पे जाके ना इसका ECU से कनेक्ट करके इंजन चेक करवाया था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। वो जो मैं आपको एक आवाज बता रहा था इंजन के हेड से आ रही थी, वो भी मैंने चेक कराई थी। उन्होंने मेरे को बोला, सर्विस सेंटर वालों ने, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब मैं बाहर गया था ना, जहाँ से मैंने इसकी सर्विस कराई थी आफ्टर मार्केट, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि इस बाइक के ना VVA में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से वो नॉइस आ रही है, क्रैकलिंग नॉइस। या फिर मैं अटैच कर दूंगा वीडियो यहाँ पर, अगर मेरे को वो वीडियो मिल जाती, मैंने वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने मेरे को बोला VVA में दिक्कत है, जिसकी वजह से उसमें खर्चा आएगा 5 से 6 हज़ार रुपए का। अब यार भाई, एक मतलब आप ये समझ लो, एक नॉर्मल आम आदमी, मैंगो पीपल, उसके लिए यार 5 से 6 हज़ार रुपए सिर्फ इस बाइक में खर्च देना, मेरे को नहीं लगता यार कि सही रहेगा। क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं, बंदा बहुत कुछ प्लान करता है, बहुत कुछ सोच समझ के खर्चता है। तो 5 से 6 हज़ार यार बहुत ज्यादा मैटर करते थे। तो मैं सर्विस सेंटर गया, वहां पर जाके मैंने जब इंस्पेक्ट कराया, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब परफेक्ट है, कोई VVA में दिक्कत नहीं है। इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल है, तो कोई भी आपको ये दिक्कत आने ही नहीं वाली। टायर की परफॉर्मेंस की बात करूं, आप जो भी कंपनी का टायर यूज करोगे, मैं अपोलो का यूज कर रहा हूँ, तो नो डाउट मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। हीटिंग वाइब्रेशन की बात करूं, हीटिंग नहीं मेरे को अभी तक फील हुई, आज तक मेरे को इसमें हीटिंग हुई है। बट वो तब हुई है जब मैं ट्रैफिक में राइड करता हूँ, बड़ी गर्मी होती है, तब मैं ट्रैफिक में राइड करता हूँ, तो तब मेरे को थोड़ी बहुत हीटिंग नीचे नीचे फील होती है, मतलब पैरों के आसपास। अदरवाइज मेरे को कहीं पर भी हीटिंग इसकी फील नहीं होती है। वाइब्रेशन, हाँ वाइब्रेशन मुझे जरूर फील होती है इसकी, हल्की फुल्की वाइब्रेशन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट में, यार वाइब्रेशन R15 में वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती। पर नहीं भाई, R15 में मेरे को फील होता है भाई, वाइब्रेशन है। अगर किसी को लगता है भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, आओ मेरी बाइक चलाओ और खुद बता दो, मेरे को तो फील होता है भाई वाइब्रेशन। एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस बाइक को लेके, वो है इसका बिल्ड क्वालिटी और स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट में मैं बताऊं तो मैंने ऐसा अभी तक कोई बॉडी फेयरिंग वगैरह चेंज नहीं करवाई। तो एक माइनर से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी जो फ्रंट की हेडलाइट है ना, वो खराब हो गई थी। तो उसका अगर मैं आपको एक्सपेंस बताऊं, तो वो कम से कम मेरे को 5 हज़ार रुपए की कॉस्ट करी थी, फ्रंट की हेडलाइट। और सर्विस अगर मैं बताऊं, मतलब जो लेबर चार्ज होता है, वो मान के चलो 500-600 रुपए की लेबर चार्ज लगी थी इसको रिपेयर करने के अंदर, सर्विस सेंटर पे। अब बिल्ड क्वालिटी की मैं बताऊं, तो मैं कहीं ना कहीं हाँ, बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा मेरे को अच्छी नहीं लगी। उसका रीजन है दो, आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहा है, ये लूज हो रखा है। स्टार्टिंग से जब से मैंने ये बाइक ली है, ना, तब से मेरे को ये इशू, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, 1 साल तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसके बाद से ना मेरे को ये दिक्कत आने लगी। ये रिपिट्स जो है ना, इसके एक साइड के पैनल के रिपिट्स जो है ना, लूज हो गए। जैसे ही मैं इस पे बैठता हूँ ना, वैसे ही अगर मैं इस पे बैठता हूँ और मैं ट्रैफिक पे चला रहा हूँ, अब देखो पॉइस्चर तो चलाने का नॉर्मल ये होता है, बट कभी कभार क्या है कि कोई पीछे बैठा हुआ है, तो उसका भी वेट आ रहा है, थोड़ा सा दब जाता है, तो उसकी वजह से क्या है ना, ये ओपन हो जाएंगे। ये रिपिट्स इसके एक साइड के ही हुए हैं, दूसरे साइड के नहीं हुए। या तो होते
या तो मेरी वजह से अगर ऐसा हो रहा है कि मैंने ज्यादा ओवरवेट बना बैठा रखा है, तो दोनों होने चाहिए थे। पर इस साइड वाला पैनल, राइट साइड वाले को इफेक्ट नहीं हुआ, लेफ्ट साइड वाले को इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मेरे को बिल्ड क्वालिटी का लगा। अब एक बिल्ड क्वालिटी जो मेरे को और लगी है वो लगी है इसके मिरर। जरा दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है, हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। अब इसकी कहानी मैं बताता हूँ। इसकी कहानी कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं गिरी, कुछ नहीं हुआ, कोई गिरी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। पर फिर भी इसके जो अंदर के रिपिड है ना, वो जो है टूट गए हैं। अब मैं जब सर्विस सेंटर गया, मैंने उनको बोला कि भाई यार इसको थोड़ा बहुत टाइट वाइट कर दो ये, क्योंकि यार जब मैं चला रहा होता हूँ ना, और मैं मेरे को आदत है मिरर ओपन रख के चलाने की, तो ये ना हिलता है, और इसकी वजह से ना कहीं मेरे को इसकी वजह से भी वाइब्रेशन फील होती है। तो कंपनी वालों ने बोला नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको मिरर ही चेंज कराना पड़ेगा। और मिरर चेंज कराने के लिए एक मिरर जो आता है वो 500 रुपए का। समझ लो 2 मिरर कितने के हो गए। ये भी मिरर मेरा टूटा हुआ है, तो मेरे को तो ये भी चेंज कराना ही पड़ेगा। तो दोनों मिरर हो गए हैं 1000 रुपए के। तो एक ये भी खर्चा है। ये वो खर्चे होते हैं ना जो बैठे बिठाए आ जाते हैं फालतू में, जिसका कोई मतलब सर पैर कुछ नहीं होता, बस आ गए। और हाँ, एक चीज और, मैंने इसका चेन सेट भी चेंज करवाया था। मैंने इसका चेन सेट भी चेंज करवाया था, जो मेरे को 12,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ चेंज करने के बाद। तो चेन सेट मैंने बाहर रोल ऑन का डलवाया था, कंपनी का नहीं डलवाया। कंपनी का मेरे को मेरे ख्याल से कॉस्ट कर रहा था कुछ 2000 समथिंग का। लेकिन बाहर से जो मैंने रोल ऑन का लिया था वो 1300 या 1400 रुपये का मेरे को मिल चुका था। तो मैंने रोल ऑन का इसमें करवाया है। तो उसका भी मेरे को फीडबैक अच्छा लगा, एज सच कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई। हाँ, मेरे को एक दिक्कत और आ रही है छोटी सी, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास R15 है तो क्या आपको भी ये इश्यू फेस करने को मिल रहा है? जैसे कि हो चुका है मेरे को टाइम, 4 साल हो चुके हैं चलाए हुए। तो कहीं ना कहीं पीछे का जो सस्पेंशन है ना, वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डाउन हो गया है। जैसे कि मैं जब बैठता हूँ ना, पहले मेरे पैर, जैसे मैं बैठ पहले जो मेरे पैर है ना वो ऐसे आते थे, मतलब मेरी पूरे के पूरे पूरे पैर जो है ना फ्लैट फुट नहीं आता था इसमें। लेकिन अब इसमें फ्लैट फुट आते हैं। पहले हल्का सा पैर जो है ना ऊपर रहता था। तो मेरे को ऐसा लगता है, चलाते वक्त भी ऐसा फील होता है कि पीछे का जो सस्पेंशन है वो या तो थोड़ा सा डाउन हो चुका है, या फिर उसमें ऑयल लीकेज है। तो अगर आप में से किसी को ये बात पता है कि ये क्यों हो रहा है, तो क्योंकि मेरे को ना थोड़ा बहुत इसकी सीट हाइट कम फील होती है। पहले सीट हाइट मेरे को इसकी ज्यादा लगती थी, अब थोड़ी सी कम लगती है। तो अगर आप में से किसी को भी पता है तो मुझे कमेंट आउट करके जरूर बताना। R15V3S लेने का तो आप बिल्कुल जा सकते, बजट फ्रेंडली बाइक है। 2 लाख रुपए की कॉस्ट है अब इसकी, 2,10,000 या 2 लाख रुपए की है। तो क्योंकि मैंने जब ली थी तो मेरे को ये पड़ी थी 1,87,000 की। अब प्राइजेस जो है थोड़े महंगे हो चुके हैं, 2 लाख रुपए की हो गई है, ये शायद 2,10,000 रुपए की हो गई है। तो अगर आप लेना चाहते हो, आपको एक रॉ मशीन चाहिए, पावरफुल मशीन चाहिए, तो नो डाउट आप इस मशीन की तरफ जा सकते, क्योंकि इस बाइक में अभी भी ना इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आए। जैसे कि R15 के अदर मॉडल है, R15M V4, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है। उस तो आपको कहीं ना कहीं पावर का थोड़ा कम फील होगा। लेकिन इसमें ये एक रॉ मशीन है, तो आपको प्रॉपर इसमें पावर मिलेगी। बस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है। उसकी परफॉर्मेंस बताऊं तो उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि ABS बहुत जल्दी किक इन हो जाता है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग नो डाउट बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग में भी ब्रेकिंग पैड्स के बताऊं, चेंज करोगे तो आगे का जो है वो आपको 300-400 रुपये का मिल जाएगा, पीछे का थोड़ा महंगा है। प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। बाकी ये थी इस वीडियो में, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक डिटेल्ड ओनरशिप दे दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है, फिर भी आपको कुछ पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।